राम राम, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय स्टार्टअप स्टोरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, माय स्टार्टअप स्टोरी पर हम कवर करते हैं यूनिक बिजनेसेस एंड यूनिक प्रोफेशंस। लेकिन आज के एपिसोड में ये दोनों ही टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईवीएफ। आईवीएफ एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर इमोशंस ही नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं और ये एक रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, क्वेश्चंस और डाउट्स भी हैं इसके बारे में। आईवीएफ कितना लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, क्या कॉस्टिंग उसमें आती है एंड क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं अलॉन्ग विद द डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री। ये सब टॉपिक्स आज के एपिसोड में कवर होने वाले हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए अगर मैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 की बात करूं या उनकी मेंटरशिप की बात करूं, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, उनके इन्वेस्टर होने की बात करूं, everything is covered and he is the one solution provider। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर सार्थक बख्शी का। हेलो सर, वेलकम। Thank you, Sonia, for having me over here. It's my pleasure, and I'm excited to be here. Excited to discuss about IVF, fertility, the increasing demand for having babies, and the declining fertility levels of India. So, pleasure to be here. आईवीएफ एग्जैक्टली होता क्या है? इज इट टेस्ट ट्यूब बेबी बोलें, आईवीएफ बोलें, एंड देयर आर सम अदर टर्म्स आल्सो व्हिच आई हैव हर्ड लाइक आईयूआई, आईयूएफ। व्हाट आर ऑल दीस टर्म्स? For any couple, बच्चा करना एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ होती है। हम जनरली किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जैसे आपने आईयूआई बोला, आईवीएफ बोला, ओव्यूलेशन इंडक्शन हो गया, दीज आर ऑल मेडिकल टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स कि किसी न किसी तरीके से आपको कंसेप्शन की हेल्प चाहिए। तो उससे स्टेप बैक जाते हैं कि इसकी नीड, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम अगर आ रही है, इनफर्टिलिटी है अगर आइदर मेल या फीमेल के अंदर, तो उसके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक जिसे हम बोलते हैं वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया ओव्यूलेशन इंडक्शन, आईयूआई, आईवीएफ। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? लेमैन टर्म्स में लैंग्वेज का नाम है। जैसे आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको कॉमन लोगों को समझाने के लिए हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आज मैं इन विट्रो बोलूं तो समझ में नहीं आएगा, उसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। इन वीवो होता है, दैट मीन्स इनसाइड द बॉडी, इट्स अ लैटिन टर्म। इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इन वीवो। अब हमने इन द सेंस वी आर इन द इंडस्ट्री, बट जब साइंटिस्ट ने ये फर्टिलाइजेशन लैब में करी तो इन विट्रो मीन्स इनसाइड द लैब। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की लैब में हमने स्पर्म और एग को मिला के एम्ब्रियो बनाया। दैट्स द साइंटिफिक टर्म ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाज कॉइन्ड, बट उसको आम जनता, कॉमन लोगों को बोले इन विट्रो समझ में नहीं आएगा, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी बोलने लग गए। बिकॉज तब के टाइम पे टेस्ट ट्यूब्स, पेट्री डिशेज और ये सब यूज होता था। तो दैट इज वेयर द लेमैन टर्म ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी कम्स इनटू प्ले। जहां तक आपकी बात आ रही है, हम इसको कैसे डिफाइन करें, तो बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं, फॉर एनी कपल, फॉर एनी पर्सन्स टुगेदर, इफ दे आर ट्राइंग नेचुरली फॉर मिनिमम 8 months to 1 year एंड तभी भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं अकर कर रही है, तो आपको किसी ना किसी असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या टेक्निक की जरूरत है। आपने नेचुरली यूर ट्राइंग मंथ ऑन मंथ एंड मल्टीपल टाइम्स एंड ओवर द फुल ईयर, पूरे एक साल में अगर कंसेप्शन नहीं हुआ, then please show yourself to a specialist or to an IVF doctor to understand कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। So that is the basic crux कि भाई कहाँ नीड आ रही है। तो एक आईवीएफ साइकिल स्टार्ट होने से लेकर और प्रेगनेंसी टेस्ट तक, फाइनल जब टेस्टिंग पॉजिटिव आती है, तो नॉर्मली उसमें प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है? पहले तो देखिए, आप समझिए आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है जो जरूरी नहीं है कि हर एक को जरूरत पड़े। मेरे पास कोई भी पेशेंट आएगा ना, तो आजकल जैसे हो गया कि आईवीएफ की जरूरत है, बट पहले हमें समझने की जरूरत है फीमेल इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी है, दोनों की तरफ से इनफर्टिलिटी है या अनएक्सप्लेन्ड है। ये सब कहते हैं सब चंगा है, फीमेल भी परफेक्ट है, मेल भी परफेक्ट है, बट फर्टिलाइजेशन अकर नहीं कर रही, जिसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी।
which is there almost 10 to 20% केसेस के अंदर अनएक्सप्लेन्ड होती है। जहाँ पे डायरेक्ट कॉज पता है कि लड़कियों में आजकल आप देखेंगे पीसीओएस हो गया है, एंडोमेट्रोसिस हो गया है, लेट मैरिजेस है, तो उस एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी हो गई है, तो एक डायरेक्ट कॉज जहाँ पे हम डायग्नोज कर पाते हैं तो वी विल टेल फॉर द ट्रीटमेंट। ऐसे ही मेल के अंदर अगर सोचिए फीमेल के साथ सारे पैरामीटर्स ठीक है एंड मेल के स्पर्म काउंट, फॉर मेल्स इट्स वेरी मोर इजियर दैन फीमेल्स बिकॉज हमें एक स्पर्म एनालिसिस करना होता है, उसके थ्रू हमें स्पर्म के very thorough we can identify which parameters, motility count, morphology, fragmentation, mitochondrial analysis, जिससे हमें पता लग जाएगा कि स्पर्म में कहाँ डिफेक्ट है। तो बिकॉज सिर्फ स्पर्म चाहिए होता है, तो अगर हमें पता लग गया मेल इनफर्टिलिटी कहाँ है तो उससे पहले आईयूआई आता है विच इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आईयूआई फेल हो रहे हैं या अगर फीमेल की ट्यूब्स ब्लॉक्ड है और डायरेक्ट आईवीएफ करने की जरूरत है, तो माय पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस कि पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, बिकॉज आईवीएफ एक सोल्यूशन है बट इट्स नॉट द ओनली सोल्यूशन। तो जब आइडेंटिफिकेशन हो जाए देन अगर आईवीएफ की जरूरत है जैसा आपने पूछा तो फिर आईवीएफ सजेस्ट करा जाता है एंड इट्स अ 15 to 20 day process from इंजेक्शंस लगना फॉर द फीमेल्स टिल द टाइम ओवम पिकअप होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, तो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट अ 15 to 20 day प्रोसीजर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि फीमेल इनफर्टिलिटी है या मेल इनफर्टिलिटी है। यूजुअली ये हमारी सोसाइटल थॉट है कि जब भी बात आती है कि किड्स के बारे में तो यूजुअली ब्लेम डाल दिया जाता है फीमेल्स के ऊपर, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कितना रेशियो है मेल फर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी? 50-50% एंड अब तो शायद ज्यादा होता जा रहा है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देखिए दिस प्रॉब्लम क्योंकि कोई भी फीमेल्स तो फिर भी चलो टेस्ट करा ले बिकॉज उनको ना हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, कोई भी मेल सीमेन एनालिसिस नहीं कराता है क्योंकि पहले तो किसी को लगता है कि मेरे में प्रॉब्लम होगी नहीं, हो ही नहीं सकती है, और अगर है भी तो जब वो बच्चे करने की प्रक्रिया का टाइम आएगा, मतलब मान लीजिए मेरी शादी अभी तो मैं कर नहीं रहा तो क्यों ही टेस्ट कराना, और 35 तक अगर मैं शादी करूंगा और अब तभी भी मैं रेडी नहीं हूँ, 37 38 मतलब अनलेस एंड अनटिल कहने की बात है ना, पुश कम्स टू शव कि भैया अब टेस्ट कराओ तब जाके कराएंगे। अदरवाइज आप अगर अपने फर्टिलिटी लेवल्स चेक कराएं, जैसे मैं बहुत जगह बोलता हूँ कि आपकी शादी हो रही है ना तो लोग पत्रियां चेक कराएंगे, गुण मिलते हैं, गुण नहीं, 36 के 36 मिलेंगे, मेडिकल पत्री कोई चेक नहीं कराता कि भाई मुझे कोई बीमारी है एंड नॉट फर्टिलिटी से रिलेटेड बट मुझे थैलेसीमिया माइनर हूँ, मेरी वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर है, तो मुझे एक बच्चे को थैलेसीमिया मेजर विच इज़ अ लाइफ लॉन्ग बहुत डिफिकल्ट बीमारी है वो ना हो, तो मेडिकल पत्री कोई चेक नहीं कराते हैं। थैलेसीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर जिस चक्कर के अंदर जैसे बहुत बार पेरेंट्स होते हैं बिकॉज पहले तो अवेयरनेस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो थैलेसीमिया ट्रेट होता है जो मेरे अंदर है, और शायद अगर मैं मेजर हूँ तो मेरे बच्चों को एक जेनेटिक डिजीज पास ऑन हो सकती है, जैसे कहते हैं आजकल ब्रेस्ट कैंसर, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। आज आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम अपनी फ्यूचर जनरेशन में ना पास हो, पुराने जमाने में तो पता रहता नहीं था बट आज मैं थ्रू मेडिकल व्हाट हैज इवॉल्व्ड सब कुछ पता लगा सकता हूँ अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में, एंड इतनी टेस्टिंग जैसे हमारी आईवीएफ के अंदर जेनेटिक टेस्टिंग भी हम यूज करते हैं टू रिमूव दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वो प्रॉब्लम हम पास ऑन ना करें फ्यूचर जनरेशंस को। Thalassemia happens when the both male and female have the same blood group, right? नो नॉट ब्लड ग्रुप, इट्स नॉट रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप, इट्स अ जेनेटिक कंडीशन, मतलब एक ट्रेट है आपके अंदर। तो मैं अगर आज थैल माइनर हूँ एंड मेरी वाइफ भी थैल माइनर है, मतलब माइनर, और दो माइनर अगर नेचुरली कंसीव करेंगे तो बच्चे को मेजर होने के चांसेस और 50% विच इज वेरी हाई, और वो मतलब एक ब्लड डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ है जो लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराता रहेगा, हफ्ते में एक बार, महीने में 4 5 6 बार, मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। एंड आज अगर मेरे को ये पता लग जाता तो मैं क्यों नहीं आईवीएफ के थ्रू जाके एक डिजीज फ्री बेबी बोला जाए या एक लाइफ में हैसल फ्री बेबी। तो ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ऐसे कंडीशन है, इवन ब्रेस्ट कैंसर की भी जीन डिटेक्ट हो गई है आज, अगर मेजर ट्रेट हो तो यू विल नॉट वांट टू हैव अ बेबी, एंड बहुत सिकल सेल एनीमिया, मतलब देयर आर मल्टीपल डिजीजेस ऐसे हैं जो आज हमें पता लग गए हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि
50 साल में कोई गुजर गया, 60 साल में कोई गुजर गया, पता ही नहीं है कि वो कैंसर था, कौन सी बीमारी थी, कोई ट्रेड चलती आ रही है। बट नाउ एवरीबडी नोज एवरीथिंग, बट नॉलेज की ये कमी है कि क्या हम इसके बिना भी बच्चा पैदा कर सकते हैं या नहीं। तो मैं वो पॉइंट बताना चाह रहा था कि आज मेडिकल पथरियां पैदा करें कपल्स, रादर देन अपनी नॉर्मल पथरी मिला के गुण देखते रहें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कहीं ना कहीं कि हो सकता है जो यंग जनरेशन है वो इस बात को समझती है, बट द पेरेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। True. और वो टैबू भी है बहुत बड़ा आज की डेट में भी कि कौन कराता था पहले, कौन कराता था, एंड अभी भी नहीं कराया जाता है। फर्क है पहले और आज में कि आज प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। A lot of people living in wants to give their partner a companion, and male infertility की जहाँ पे बात करते थे, जहाँ में इतना बढ़ गया है, जहाँ प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, जहाँ एजुकेशन है, वहाँ मेन आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ प्रॉब्लम हम में आ गई है। तभी आईवीएफ भी इतना बढ़ता जा रहा है, बिकॉज 50% स्पर्म के ऊपर इतनी प्रॉब्लम हो गई है। आई गिव यू स्टैटिस्टिक। पहले 20-30 साल पहले देखोगे, 40 साल पहले देखोगे, लड़कों को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बाल भी सबके घने थे, सबके पास अच्छी सेहत रहती थी। आज बिकॉज हार्मोनल चेंजेस इनसाइड हो रहे हैं, एंड इट्स नॉट ओनली विद फर्टिलिटी, इट्स विद एवरीथिंग। आप देखोगे बॉल्डिंग कितनी बढ़ गई है, अदर काइंड ऑफ डिजीजेस, कैंसर का कितना इंक्रीज हो गया है। सिमिलरली बिकॉज फर्टिलिटी चेक नहीं करता है कोई, पता नहीं होती है, फर्टिलिटी हैज कम डाउन टू दिस लेवल। एवरेज स्पर्म काउंट जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती थी, विच वाज 30 years ago 100 million, नाउ दैट एवरेज इज डाउन टू 40 million। कुछ स्टडीज हैं, एंड चौंकाने वाली स्टडीज है कि 2070, 75, 80 तक दिस वुड कम डाउन टू 2-3 मिलियन। और वाई क्रोमोसोम जिससे मेल्स आते हैं XY क्रोमोसोम के अंदर, वो डिप्लीट होता जा रहा है। क्या पता बेचारे मर्द रहे ना रहे 50-100 साल बाद, बिकॉज सर्टेन स्टडीज आर देयर, बेचारे अभी तो बहुत रिसर्च फेज के अंदर है, बट द एक्चुअल डिलीशन इज गोइंग ऑन, डिप्लीट होता जा रहा है, स्पर्म काउंट का लेवल कम हो गया है। तो मेन आप देखिए ना, आज के दिन में एवरीथिंग हमें जो दिखता है वो तो आप ट्रीट कर लेते हैं। इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ गई है, बट बिकॉज कोई टेस्ट नहीं कराता और सिर्फ बच्चे करने के लिए चाहिए होती है, पता नहीं लगती। बट मैं हर व्यूअर को बताना चाहूंगा, इफ यू गो बैक, कि दिस इज एन इंटरनल बॉडी प्रोसेस। आपको क्या है, स्किन में दिखाई देगा, एक्नी आ रहे हैं, पिंपल आ रहे हैं, मोटा हो रहा हूँ, पतला हो रहा हूँ, कुछ ना कुछ बीमारी हो रही है, एक्जिमा दिख रहा है, तो आप ट्रीट कर लोगे कि हाँ आई कैन नो आई एम चेंजिंग। बट इनसाइड हार्मोनली जो चेंज हो रहा है आपकी, बिकॉज IVF या माय मेल स्पर्म एवरीथिंग इज कंसिडर्ड हार्मोनली, वो हार्मोनल चेंजेस आई डोंट गेट टू सी ऑन अ डे टू डे बेसिस रिलेटेड टू फर्टिलिटी। I get to see it from a dermatology perspective, from a skin perspective, from a muscle perspective, from orthopedic perspective। घुटने का दर्द आज दिख जाएगा, पीठ का, स्किन का, तो उसके लिए तो मैं मेहनत करके ठीक करा लूंगा, या आई विल रेक्टिफाई माई सेल्फ। बट माई फर्टिलिटी लेवल्स आई डोंट चेक इट, आई डोंट गेट टू नो व्हाट दे आर हैपनिंग। इसलिए वो जब पुश कम्स टू शव आएंगे तो तब चेक कराओगे। एंड ये चेंजेस इतने ज्यादा इसलिए बढ़ गए हैं, 30 years पहले की जो मैं बात कर रहा था, एवरीथिंग इज चेंज। हम एक केमिकल दुनिया में रहते हैं, वी आर नॉट स्टेइंग इन अ नॉन पोल्यूटेड। दिल्ली का छोड़िए, दिल्ली, पूरे इंडिया का पोल्यूशन है। पोल्यूशन तो एक फैक्टर है, हर चीज पोल्यूशन को ना ब्लेम करा जाए। आवर ईटिंग, एवरीथिंग, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं रहा, ऑर्गेनिक के नाम what are पे the भी basic reasons you हाँ, find for the infertility? एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, बिकॉज एंड ये हमारे जहन में हो गया है, हम डेली बेसिस पे देर सो मच यूज टू दीज थिंग्स कि वी आर नॉट नोइंग कि ये हार्मोनली हम पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। कौन सी क्या सांस ले रहा हूँ मैं, क्या खा रहा हूँ, ऑर्गेनिक हम बोलते बट ऑर्गेनिक कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज सिंथेटिक। सब में पाम ऑयल है, सब में कोलेस्ट्रॉल, मतलब फैट्स, नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड यूज हो रहे हैं। पुराने जमाने में गोभी मटर छीलते थे, कीड़े निकलते थे, बेचारे कीड़े तो कहीं दिखाई देते ही नहीं है, मटर भी छीलते ही नहीं है, वो भी फ्रोजन ब्रोकली, फ्रोजन पीस, ये वो। सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज आजकल तो रोटियां भी फ्रोजन मिलने सब लगी। कुछ। तो आई विल टेल यू 10 reasons, जो it's so common to everyone which people don't realize, but that's my daily lifestyle, and if it's my daily lifestyle, it's your daily lifestyle, तो वो डेली हार्मोनल हमारे को इम्पैक्ट कर चुका है। क्या खाना खाया, क्या सांस ली, क्या पहना मैंने कपड़े,
टाइट से टाइट कपड़े अंडरवेयर पहने, इट हैज एन इम्पैक्ट, यू नो, टाइट वॉट एवर यूर फीलिंग की एयर नीचे जानी चाहिए, लैपटॉप यहाँ पे रख के बैठे हुए हैं, द हीट दैट इज गोइंग टू द पेल्विक एरिया, हाउ मच, तो which people don't realize. I'm talking about daily facts. Creams that we are putting, what we are putting on our face, what we are trying गोरा करे, काला करे, you know, पिंपल हटाएं, मोनोन्यूक्लिक एसिड लगा रही हैं लड़कियां, नेल पॉलिश लगा रही हैं, फिर नेल पॉलिश रिमूवर लगा रही है, एक केमिकल लगाती है, उसको हटाने के लिए दूसरा केमिकल लगाते हैं, फिर मल्टीपल टाइप ऑफ टोनर्स. You are telling your bodies to produce less cortisol or less something or do something better. हार्मोन को आप अपने चेंज करने को बोल ही रहे हैं ना, तो आपने फेस पे क्या लगाया, बॉडी पे क्या लगाया, लड़कों ने क्या लगाया, लैपटॉप कैसे रखा, इस तरह से केमिकल इंड्यूस्ड जो चेंजेस लेके आ रहे हैं हम अपनी बॉडी में. देन फोर्थ फैक्टर इज इट्स रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज एंड योर डेली रूटीन्स, यू नो, कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. एट द एंड ऑफ द डे पुराने टाइम में फर्टिलिटी जहाँ 7 8 9 बच्चे हो रहे थे, आज 2 या 1 करना भी इतना मुश्किल हो गया है, बिकॉज अब ये लाइफस्टाइल के अंदर आ गया है, विच इज, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज एज. पुराने जमाने में लोग 18 साल में 19 20 21 40 24 25 बोल लीजिए ले लेते थे. बट आई अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, वी लिव इन अ वेरी कंपेटिटिव वर्ल्ड, सबके लिए करियर इंपॉर्टेंट है, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. बट आप सोचिए कि आपके हाथ में है कि व्हेन यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट एट 35 38 40, that is where you are going wrong, because अब वो fertility levels बहुत decrease हो गए, मतलब hormonally. According to you, as a doctor, what is the right age of getting pregnant? Means before that age, you should get the babies. So इसमें for men and female there are very contrasting views. Men के लिए देखिए एक sperm चाहिए होता है, and sperm levels have decreased, मतलब मैंने जैसे बोला 100 से 40 आ गए, बट हमें तो मिलियन में से भी एक ही चाहिए. तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बढ़ गई है बहुत, बट क्योंकि एक स्पर्म चाहिए तो वो मेल के लिए एज फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना फीमेल्स के लिए आ गया. But isn't कि according to age जो sperm की health है वो भी decrease होती है? बिल्कुल करती है, मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल करती है, बट वी हैव अ टेक्निक से अगर हमें स्पर्म सैंपल मिलता है तो उसमें से हमें एक स्पर्म जो चाहिए होता है, वी आर एबल टू फाइंड आउट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एज फैक्टर फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है देन मेल्स. मेल्स के लिए भी बिल्कुल इम्पैक्ट कर रहा है, बट एट फॉर 40 मेन उतने डेंजर में शायद नहीं है. अगर फीमेल के लिए तो मतलब शी इज क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ बीइंग वेरी वेरी लेट, एंड बहुत मुश्किल से बच्चा होगा. तो स्पेशली फॉर फीमेल्स, बिकॉज योर बॉडी क्लॉक इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी. आपका करियर ऊपर बढ़ेगा, से 25 से आप 40 के इसमें जाएंगे, बट बायोलॉजिकल क्लॉक इज गोइंग द अदर वे, कि योर बॉडी इज नॉट रेडी टू हैव चिल्ड्रन. योर oocytes या ओवम या अंडा जिसे बोला जाएगा, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है. एंड अब वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है, मतलब इट्स अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एज. जो जैसे बोला जा रहा था कि शुरुआत में द मोस्ट हेल्दी और द मोस्ट पीक फर्टिलिटी इज बिटवीन 18 to 25, बट मैं समझता हूँ करियर सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि यू नो इट्स टू अर्ली, सबको सेटल होना है लाइफ में. बट पोस्ट 25 to 35 इज दिस गोल्डन पीरियड, एंड पोस्ट 35 इट इज ऑन अ वेरी नेगेटिव डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, कि भाई आप बहुत लेट हो रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज योर बॉडी इज ऑलरेडी अंडरगॉन मल्टीपल चेंजेस ड्यूरिंग दिस लाइफ. तो आप कुछ करिए, या राइट रेडी नहीं है, कंपेनियन नहीं मिला, पार्टनर नहीं मिला, अगर मिल गया है तो डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इज व्हाट आई एम सेइंग. बच्चा शायद एक करना हो, वो एक करने में आपको कितनी आसानी हो कितनी मुश्किल हो ये टाइम ही बताएगा. अगर बिकॉज आपने टेस्टिंग करा नहीं रखी, आपने चेक्स नहीं करा रखे अपने, या तो आप एनुअली चेक करा रहे हैं, सो यू आर वेल अवेयर कि माई फर्टिलिटी लेवल्स आर गुड, यू नो मेरे अंडों की क्वालिटी ठीक है, मेरी स्पर्म की क्वालिटी ठीक है, so we still have time to say till 37 38 40 even for that matter. बट अगर आप चेक नहीं कराते हैं तो यू डोंट नो 32 33 भी लेट हो चुका होता है आजकल कैसी लोगों के लिए. So अगर हम टेस्टिंग की बात करें, what are the tests to be done and उसमें कितना कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली आता है, एंड व्हाट इज द राइट एज कि इस एज के बाद आपको टेस्ट करा लेना चाहिए अपना और रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए? These are the 3 questions. स्पेशली फॉर women आई वुड से पोस्ट 30 से टेस्ट कराने शुरू कर देने चाहिए.
एंड विमेन के लिए भी बहुत 2-3 सिंपल टेस्ट है. वन इज AMH which is एंटी मुलेरियन हार्मोन which checks us tells us about the egg रिजर्व कि आपकी एग रिजर्व कितना है या क्वालिटी में हम अंदाजा लगा सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट, ज़्यादा महंगा नहीं होता, 1500-2000 एट द मैक्स. तो उससे एंड एक अल्ट्रासाउंड जिससे हमें दोनों साइड ओवरीज हैं, एक लेफ्ट ओवरी होती है, राइट ओवरी होती है, हम एंट्रल फॉलिकल काउंट AFC देखते हैं कि हमें फॉलिकल्स कितने दिखाई दे रहे हैं. इन 2 टेस्टों के थ्रू वी कैन हैव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू कि आपकी एग रिजर्व कितना है एंड एग क्वालिटी कैसी रहेगी एंड कितने फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं. ओवरी में दोनों तरफ 7-8 फॉलिकल दिखाई दे रहे हैं. AMH इज अबव 2.5, दैट मीन्स यू आर वेरी हेल्दी एंड हो सकता है. जैसे ही AMH आपका लेस देन 1.5, लेस देन 1 तो बहुत नीचे हो गया, तो मतलब आपकी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, एग क्वालिटी विल नॉट बी अच्छी और एग रिजर्व भी अच्छा नहीं है, और फॉलिकल्स भी कितने दिखाई दे रहे हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड, दैट इज what we want to see. So these 2 simple basic tests post the age of 30, everyone should get it annually checked, that's it. And for men, sperm analysis, which is a very simple test, again 1000-1500 rupees depending on किस लैब में करा रहे हैं और कितनी डिटेल्ड एनालिसिस करके दे पा रहे हैं. We at our IVF centers do a computer assisted sperm analysis. It's called CASA. So our reports are very detailed and जैसे मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रियल पावर, फ्रैगमेंटेशन कितनी है, मोटिलिटी काउंट मॉर्फोलॉजी होता था. 90% ऑफ द IVF सेंटर्स वो क्या करेंगे, मैनुअली देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर कोई टेक्नीशियन देखता है और वो अपने नॉलेज से बताता है. Whereas we do it through a computer assisted sperm analysis. So we get a very detailed report which I suggest everyone कि वो करा के रखें. ये ना क्वेश्चन यूजुअली लोगों के माइंड में होता है कि टेस्ट तो सब जगह सेम ही होते हैं, नहीं, कहीं बिल्कुल पे नहीं, यही महंगे बात है. कहीं पे सस्ते होते हैं, तो वो माइंडसेट यही है कि टेस्ट तो सेम ही है. लाइफ में देखिए हर चीज जहाँ सस्ती है तो कुछ ना कुछ कॉर्नर्स कट हो रहे होते हैं या वो हो रहा होता है. पार्ले जी 5 रुपए का मिलता है और मानिए आज ओरियो या समथिंग 50 रुपए का मिलता है. तो बिटवीन 5 रुपीज और 50 रुपीज कुछ तो फर्क होगा. इट विल नॉट बी द सेम मिस्टेक, या इसमें पाम ऑयल बहुत ज्यादा यूज करा होगा, शुगर ऐसे वाला कंपाउंड यूज करा होगा, उसने नहीं करा होगा उसके अंदर. इट्स नॉट ओनली द ब्रांडिंग पार्ट ऑफ इट, इट इज द क्वालिटी पार्ट ऑफ इट. तो हर टेस्ट के एक कॉस्ट में अगर कुछ फर्क है तो ऑब्वियसली क्वालिटी से ज्यादा नॉलेज एंड द एनालिसिस पार्ट वो मैटर कर जाता है. सो यू ऑल्सो अग्री के पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसे जो फूड्स हैं आज की डेट में वो इनफर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. बहुत बड़ा नहीं बट इम्पैक्ट सबका है. देखिए बड़ा छोटा तो तब है कि मैं एक जने को ब्लेम दे दूं कि हाँ यही है. बहुत इजी है, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मैंने 5-6 फैक्टर्स मैंने लाइफस्टाइल के बताए, इसमें मैंने वो सब तो बोला ही नहीं, स्मोकिंग, अल्कोहल, मतलब दीज आर गॉड गिवन थिंग्स कि भाई आपके लाइफस्टाइल को क्या खराब करता है. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि जंक फूड बहुत रेगुलर डेली बेसिस पे खाएंगे तो ओबेसिटी से रिलेटेड मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स और फिर फाइनली इनफर्टिलिटी उसका पार्ट आ ही जाएगा. तो एज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज आपके लाइफस्टाइल के अंदर no exercise and you're smoking and you're drinking and you're eating junk food and you're doing anything under unhealthy stuff, तो आपको नॉट ओनली इनफर्टिलिटी का डर है, आपको और भी बहुत चीज़ों का डर है एंड वो सब इम्पैक्ट करता रहेगा. सो गेटिंग टू दैट फैक्ट कि भाई सिर्फ जंक फूड अपने आप में प्रॉब्लम है. वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ आप चीट मील कर रहे हैं, प्लीज गो अहेड, बट आप उसी को रेगुलर फूड बनाएंगे तो वो तो बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा ही रहेगा. एक आईवीएफ साइकिल में यूजुअली कितना एक्सपेंस आता है? Approximately 2 lakhs. It could be below or higher depending upon multiple factors. Doctor's expertise पे कौन से टाइप ऑफ ड्रग्स यूज करे जा रहे हैं, आर ऑल दोस इंडियन मेड, फॉरेन मेड, क्या क्या ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है. तो मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर, बट इफ आई हैव टू गिव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट 2 lakhs के करीब आ जाता है. मतलब क्या एक आईवीएफ साइकिल इज द गारंटी दैट couples are going to have a baby? Can we give the guarantee? There is no guarantee for anything in life, and I would like to clarify this misconception कि अगर कोई IVF सेंटर प्रॉमिस कर रहा है 100%, तो वो अपने आप से भी झूठ बोल रहा है और आपसे भी. वर्ल्ड ओवर, नॉट इंडिया, IVF का सक्सेस रेट जो पहले 30% होता था, टेक्नोलॉजी के साथ
बेटर रॉ मटेरियल्स के साथ, मोर एक्सपर्टीज के साथ, एंड विद मल्टीपल अदर एडवांसमेंट्स, से 30 का 55 हो गया होगा, बट मैक्सिमम 60 ले लीजिए। बट अगर कोई 100% गारंटी कर रहा है और वो भी एक साइकिल के अंदर कर रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। आप अगर मैं बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं, कभी कभी हम भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, तो अगर कोई गारंटी कर सकते हैं ना, तो इट्स मोर बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रादर देन वन साइकिल। आज मैंने आपकी पहली साइकिल करी, मानिए वो फेल हो गई, तो मैंने उस साइकिल से कुछ सीखा होगा, क्यों फेल हुई, एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी बनी नहीं बनी, यूट्रस की क्वालिटी ठीक थी या नहीं थी, हमारे ट्रांसफर की टेक्निक में हम क्या चेंज कर लें क्या ना करें। मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर जिससे हमें पता है कि सक्सेस क्या बेटर होगा या नहीं होगा। तो उन फैक्टर्स को समझ के मैं से सेकेंड साइकिल करूंगा, उससे भी कुछ और सीखूंगा, अगर नहीं हुआ तो तीसरी साइकिल करूंगा। तो अगर आज कोई कहते गारंटी है, तो गारंटी मैथमेटिकली पॉसिबल है शायद अगर आप मुझे 3 साइकिल का ट्राई करेंगे या 4 साइकिल में, क्योंकि मैं हर साइकिल से कुछ सीख के कुछ बेटर कर रहा हूँ, इवॉल्व हो रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एंड फिर वो इम्प्लाई कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं ये करता जाऊंगा, तो प्रोबेबली तीसरी साइकिल तक आते आते मैं 90-95% श्योर हो जाऊंगा। मुझे पता लग जाएगा कि शायद अंडे ही ठीक नहीं है, एग डोनर यूज करना पड़े, स्पर्म में इतनी खराबी है कि भाई स्पर्म डोनर यूज करना पड़े, बच्चेदानी में या यूट्रस में इतनी खराबी है कि हम बोले कि शायद आपको सरोगेसी की जरूरत हो, या फिर हमें अपनी टेक्निक में। तो ये 3 साइकिल के बाद कोई एक्चुअली में बोल सकता है कि हाँ हम 90-95% श्योरिटी के साथ कुछ बता सकते हैं। कोई आपको पहले साइकिल में बोले तो वो गलत बता रहा है, एंड अपने आप से भी झूठ बोल रहा है इस चीज के लिए। How many cycles we can try on someone? एक कोई लिमिट नहीं होती है। पुराने टाइम में मैं बात करूं, 10 साल पहले, ये वाले बहुत पेशेंट ऐसे हैं फॉरेन में, इंडिया में, जिन्होंने 6 साइकिल 8 साइकिल 10 साइकिल भी करा रखे हैं। ऑल्दो आज के दिन में आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो बिकॉज इट्स नॉट फिजिकली टैक्सिंग ऑन द बॉडी। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में मतलब कोई चीर काटा पीटा लग रहा है, ये ऑपरेशन हो रहा है, बट जितना मेंटली और इमोशनली एक औरत के लिए, विमेन के लिए प्रोसेस हो जाता है, तो गोइंग फॉर द सेकेंड साइकिल, थर्ड और फोर्थ, वो जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आपको एक इमोशनल और मेंटल फोर्टिट्यूड और स्ट्रेंथ जो चाहिए, स्पेशली एज अ वुमेन, टू कीप अंडर गोइंग दैट। एंड सोचिए कितना डिसहार्टनिंग है कि आप सब कुछ छोड़ के आप वेट करें कि मैं इस बार प्रेग्नेंट हूँ, योर फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि भाई शायद आई एम पॉजिटिव दिस टाइम, वो नहीं हुआ, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ट्रीटमेंट से भी विश्वास उठ रहा होता है, खुद से भी विश्वास उठ रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे जब आप पूछते कोई लिमिट क्या है, लोगों को 5वीं 6ठी साइकिल में जाके शायद सक्सेस मिला है, किसी को पहली बार मिल जाता है, किसी को 6 साइकिल के बाद भी नहीं मिलता। तो कोई डिफाइन डेफिनेशन नहीं है, बट यही है कि आप ट्राई कितने भी कर सकते हैं, कि बट आप क्या उतने इमोशनली एंड मेंटली केपेबल हैं कि दैट यू कीप अंडरगोइंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। तो वहां वाली बात आ जाती है। Is it just mentally painful only or physically as well? नो, फिजिकली ऑब्वियसली पेन है, बट कोई वैसा वाला नहीं है। इफ यू बीन थ्रू एनी सर्जरी, दिस इज अ वेरी सिंपल, वेरी डे के प्रोसीजर जिसे हम बोलते हैं। आप आ जाओगे, आपका ऑपरेशन आज 11 बजे है सुबह, आप 2 बजे लंच के बाद आप घर चले जाइए, या 2 बजे लंच पे आप लंच के लिए घर जाके कर सकते हैं। तो इट्स दैट सिंपल अ प्रोसेस कि 11 बजे आपका प्रोसेस हुआ, आप 2 बजे घर चले जाइए, एज सिंपल एज दैट। घर पे जाके रेस्ट करिए। It is as I said, a daycare process, and because we are going through, if I have to technically explain to you, we are not cutting in any body part, कोई scalpel नहीं है, and जो हार्मोनली बिकॉज वी आर प्लेइंग अराउंड, आपको इंजेक्शन दे रहे हैं, तो वो वाला इम्पैक्ट ज्यादा आ जाता है इन योर थॉट प्रोसेस कि कि व्हाट यू आर फीलिंग थ्रू। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली फिजिकल पेन होगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेस एंड बिकॉज ऑफ द टेक्निक, बट इट्स नॉट दैट मच कि आपको लगे कि समथिंग हैज गॉन टोटली रॉन्ग। So is any kind of local anesthesia or Yeah. something is being used? We give you, yes, we are, it's done under general anesthesia. uh, तो जो ओवम पिकअप होता है वो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, बिकॉज जब हम अंडे निकाल रहे होते हैं तो वो पेनफुल प्रोसेस होता है, तो तब आप एनेस्थाइज होते हैं एंड आपको पता नहीं लगता है, बट बिकॉज टेकिंग आउट एग रिट्रीवल प्रोसेस इज पेनफुल ऑन योर ओवरीज, एंड बिकॉज वी आर डूइंग इट थ्रू अ नीडल, तो पेन आता है वहां पे।
So IVF failure के बाद usually couples are emotionally distressed and all. So as a doctor, how tough it is for you to tell them to go for a next cycle? इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल देखिए, बिकॉज मार्केटिंग ऐसी हो गई है कि लोगों को लग रहा होता है 100% गारंटीड है। सब लोग बोल भी देते हैं कि चलिए 70% 75% सक्सेस रेट हो जाएगा। तो एक किसी कपल को बाद में बोलना कि आप उस 20% का पार्ट हो, 25% का पार्ट हो जो फेल हो गया, रेस्ट 75% सक्सेसफुल हो जाते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बट वी आर वेरी फेयर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट इन टेलिंग कि फेलियर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नॉट फर्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है सक्सेस मिलता है, सेकंड टाइम भी नहीं है, थर्ड टाइम भी शायद ना मिले। तो शायद टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही हो, या हम कुछ समझ ना पा रहे हो, या एडवांस टेस्टिंग की ज़रूरत है, जेनेटिक टेस्टिंग की इम्प्लीमेंट है, एज आई सेड थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन जिसके लिए बोलते हैं, एग डोनर, स्पर्म डोनर, सरोगेट मदर, किसकी इम्प्लीमेंट है। So we need to be very honest and very transparent with our patients and be very communicative कि क्या गलत जा रहे हैं, शायद हम गलत जा रहे हैं या आप गलत जा रहे हैं, या पोस्ट ऑपरेटिव भी। देखिए, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अस। जिस दिन प्रोसेस हुआ उसके 14 दिन बाद जाके वी डू अ ब्लड टेस्ट फॉर बीटा HCG, जिससे पता लगता है प्रेग्नेंट हुए या नहीं हुए हैं। आज इस एक जिस दिन के प्रोसेस और 14 दिन, इन 14 दिन के अंदर आपको दवाइयाँ लेनी है, अपना ख्याल भी रखना है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी करनी है। तो ये 14 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अच्छा IVF प्रोसेस किया है, बहुत अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है, बट आपने दवाइयाँ टाइम पे नहीं ली उसके बाद 14 दिन के लिए जो लेनी होती है, स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करने लग गए जो स्ट्रेस करा रहे हैं, फिजिकली कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग करने लग गए जिससे प्रॉब्लम्स पड़ रहा है आपके यूट्रस पे, तो इन सब से भी शायद आप प्रेग्नेंट ना हो, बट इसमें कोई डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। तो फेलियर की जहाँ तक बात आती है ना, 100 रीजंस हैं। टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट रीजन ऑफ फेलियर, अगर आज मुझे पता ही लग जाए कि फेलियर किस तरीके से है, तो मैं सबसे पहले उसको खत्म करके 100% सक्सेस दे दूं। बट बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, प्री, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड पोस्ट, इसमें से कुछ भी हो सकता था। तो जब वो पिन पॉइंट करना, इसलिए इसमें सबका एकमात्र वो है आपका, एज अ डॉक्टर, as a clinic for myself, as a patient, and as your partner spouse for your emotional and mental well-being support, कि भाई इन 14 दिन के लिए भी मल्टीपल चीज़ें जो आपको एज अ स्पाउसल सपोर्ट करनी है, कि भाई खुश रखें, उनकी नीड्स देखें, कोई स्ट्रेसफुल वो ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, विच आई से इट्स अ कपल थिंग एंड नॉट ओनली अ वुमन थिंग। You feel के उतना ही मेल और काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है कपल का, राइट, एज अ पार्टनर, कि उनको उन 14 डेज के अंदर कंप्लीट इमोशनल सपोर्ट एंड फिजिकल सपोर्ट देना इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो क्या आपके क्लिनिक में ये काउंसलिंग दी जाती है? Yes, definitely. We always say देखिए IVF दो women के लिए it's a very emotional and a mentally tough journey, but उतना ही सपोर्ट मेल पार्टनर का है, कि बस ऐसा नहीं है कि हमने स्पर्म सैंपल दिया और अब हम फ्री हो गए हैं, बिकॉज कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। बट अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, एंग्जाइटी है एंड कांस्टेंट वरिंग है कि भाई मेरे को सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो हार्मोनल चेंजेस इम्पैक्ट करेंगे फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड फॉर द यूट्रस की लाइनिंग से रिलेटेड मल्टीपल चीज़ों के साथ। तो स्पाउसल का रिपोर्ट सपोर्ट ठीक है, मेडिकली शायद ना आपको उतना करना पड़े, बट फ्रॉम यू हैव टू बी देयर फॉर योर वाइफ and vice versa also, as a emotional help, कि भाई I am there with you throughout the journey and this is our problem, this is not just your problem or my problem, it's our problem as a couple, and we tell this to all your patients कि भाई do not think about कि infertility का क्या reason है या कैसे है, but now you're on this journey together and you have come to us, we are there as experts for you, we are here to make this parenthood journey possible for you, and we will sow the seeds, and but this seed will only grow with love from both your side. बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि जो मेल पार्टनर हैं उनके स्पर्म्स आर नॉट एक्यूरेट एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड ऑल, इन दैट केस व्हाट हैपन, हाउ द प्रेगनेंसी? देखिए टेक्निक अगेन मेल्स के लिए भी मल्टीपल टेक्निक्स हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई टेक्निकली, इफ आई हैव टू टेल यू, एजोस्पर्मिया होता है कि नील स्पर्म्स की है ही नहीं, देन वी गो फॉर अ स्पर्म डोनर, या अगर हमें दिखाई देता है टेट्रासोस्पर्मिया है, विच मीन्स कि स्पर्म है बट बहुत कम क्वांटिटी में है, तो डायरेक्ट इजैक्यूलेशन के थ्रू नहीं मिल रहे,
then we have to surgically take the sperm from the scrotum, which is called TISA, PISA, or we do micro TC. So, in terms of technical, we can take out one sperm also directly अगर ejaculation के बाद हमें नहीं मिल रहा हो, उसके अंदर नहीं मिलेगा, then the final option is a sperm donor. जहाँ पे आपने मूवी देखी होगी विकी डोनर जो आई थी 2010 में, कि अगर हम स्पर्म डोनर्स के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीविंग एंड सारा प्रोसेसिंग हो रहा है, तो उस केस में क्या जो डोनर है उससे मिलाया जाता है कपल्स को, और इज इट सीक्रेट? नहीं, देखिए लॉ अलाउ नहीं करता है, लॉ और हमारा लॉ भी, इट्स कॉल्ड एन ART लॉ, it has been evolving over time. 2010, 15, 20 से मल्टीपल गाइडलाइंस है, ड्राफ्ट आई, एंड 3 साल पहले 2022 में पूरा लॉ बन के आ गया है कि स्पर्म डोनर कहाँ से लिया जाएगा, कौन देगा, एनोनिमिटी क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, उसके लिए ART बैंक्स बन गए हैं विच प्रोवाइडर्स द स्पर्म. सो कौन ले रहा है, क्या ले रहा है, आपको ART बैंक ही बताएगा, बट वो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती. उनके सारे पैरामीटर्स आते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स फ्रॉम हाइट, वेट, कंप्लेक्शंस, ब्लड ग्रुप, मेडिकल पैरामीटर्स जो होते हैं, वो सब डोनर का पता लगता है, एंड नॉट द डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी, वो नहीं पता लगती है. जस्ट पैरामीटर्स का पता Yes. लगता है. तो वैसे पर्सनली है, जस्ट अगर मैं लेमन की तरह सोचूं, लेट्स सपोज इफ आई एम सपोज टू हैव दैट, तो बिकॉज आपका जीन्स प्ले अ मेजर रोल आल्सो, राइट? लुक्स एंड कम्प्लेक्शंस एंड एवरीथिंग मैटर्स. तो आई वुड डेफिनेटली लव टू नो कि भैया इफ आई एम गोइंग, दिस ऑब्वियसली अ जेनेटिक प्ले, बट आप खुद देखिए ना कि जेनेटिक से ज़्यादा अपब्रिंगिंग एंड द न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग हैज अ बिगर इम्पैक्ट. आई बिलीव, आई नो आपके बच्चे हैं सोनिया, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, लुक्स मेरे ऊपर चले जाएंगे, बट उनका हाइट, उनका वेट, उनकी इंटेलिजेंस लेवल, इट इज़ अ लॉट डिपेंडिंग ऑन आप डे 0 से उनको कैसे ट्रेन कर रहे हैं. IIT में बच्चे बिहार के घुस रहे हैं, दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, पीपल और IAS IPS, उनके बच्चों में जेनेटिकली स्ट्रेंथ आनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी मोर होनी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सब IITs, IIMs या टॉप इंजीनियरिंग या DU कॉलेजेस में घुसे हैं, ज़रूरी नहीं है. एंड कोई लेबर का बच्चा या कोई मीनियल जॉब, गिग वर्कर्स के जिसकी बात करें, उनके बच्चे पहुंच रहे हैं. सो लॉट ऑफ इट डिपेंडेंस कि एक जेनेटिक आपको एक पूल में एक बेटर वो ज़रूर मिलता है कि पेडिग्री जिसे की बात करें, बट क्या वो पेडिग्री के लिए जो लाइफ का संघर्ष है, जो डे 0 से आपकी अपब्रिंगिंग, उनका न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, उनका हाइट, वेट, स्टेमिना टू बिकम अ स्पोर्ट्स एथलीट और समथिंग, तो इट्स ऑब्वियसली अ लॉट डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम डे 0. बिकॉज स्टार्टिंग में चाहे आपको मिल जाए, अगर उसके बाद आपने डे 0 से क्या करा, अगर वो ढंग से नहीं करा है, तो देन दैट बिकम्स आफ्टर 10 years 15 years वो सब एक सेम लेवल पे होते हैं, वो इंटेलिजेंस लेवल भी उतने बढ़ेगी नहीं, और जो 0 से स्टार्ट होकर इधर पहुंच चुका होगा. सो आई एम फ्रॉम अ फर्म बिलीवर कि genetics does play a part, but genetics that only plays a part once you are giving them the right kind of nutrition and ingredients to grow ahead. ओके. सो जैसे स्पर्म डोनर्स होते हैं, आर देयर एग डोनर्स एज वेल? Yes, yes, why not? There are आप IVF में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, स्पर्म, एग और यूट्रस. आज इन तीनों का रिप्लेसमेंट है. स्पर्म के लिए स्पर्म डोनर, एग के लिए एग डोनर, और यूट्रस के लिए सरोगेट मदर. ठीक है. हमारे अच्छी बात ये है कि बॉलीवुड में हमारी इंडस्ट्री काफ़ी आके आपको दिखा चुकी होगी कि मूवीज सच एज विकी डोनर जो बहुत पहले आई थी, सरोगेसी के लिए मिमी, कृति सेनन की मूवी आई थी, प्लस मल्टीपल अदर आ चुके हैं. बहुत पुरानी एक थोड़ी अलग टाइप की मूवी आई थी, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा और सलमान खान, उसमें बट सरोगेसी को बहुत अलग तरीके से दिखाया था, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करता हूँ. गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, यू नो बहुत सारी ये वाली मूवीज भी आई हैं जो IVF एज अ मेन स्ट्रीम टॉपिक में अंदर लेके आई हैं. सो वी हैव ऑल एवरीथिंग इन दी फ्रेटर्निटी, जिसे बोला जाए कि एक डोनर की जरूरत है तो वो भी है, सरोगेट मदर्स की जरूरत है तो वो भी है, एंड स्पर्म डोनर की जरूरत है तो वो भी है. ओके. सो एग डोनर्स और स्पर्म डोनर्स के लिए देयर आर नो सच मार्केटिंग कैंपेन्स एंड हमारे लिए देखिए, आवर गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ कि it has gone to the same act as say ब्लड डोनेशन. बात करूं मैं, अगर डोनेट की बात हो रही है, स्पर्म डोनेशन ब्लड डोनेशन से लिया जाता है, इट हैज टू बी
फ्री ऑफ कॉस्ट या अल्ट्रुइस्टिकली करी जाए। ऐसा नहीं कि इस स्पर्म डोनर को मैं पैसे दे के बोल रहा हूँ कि आपको पैसे मिलेंगे डोनेट करने के लिए या करने के लिए। एंड सिमिलरली किसी की बच्चेदानी ले रहे हैं, अगर आज मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बताऊं कि यूट्रस जो है, पुराने ज़माने में औरतें 7, 8, 9 बच्चे कर लेती थी, मतलब कैपेबिलिटी है, 10-10 बच्चे भी करती रहती हैं, तो यूट्रस की कैपेबिलिटी है। बट गवर्नमेंट हैज टेकन इट इनटू द ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट की तरह की सोच रहे हैं कि ऐसे किसी का लिवर लिया जाता है, किसी का पैंक्रियास की पार्ट लिया जाता है, किसी की किडनी ली जाती है, तो ऐसी कोई अगर एक सरोगेट मदर बनती है तो एक बार बन सकती है, जबकि उसका यूट्रस केपेबल है मल्टीपल प्रेगनेंसीज होल्ड करने के लिए। आज किसी भी औरत के यूट्रस में प्रॉब्लम आ रही है और वो नहीं कैरी कर पा रही प्रेगनेंसी, तो उनको सरोगेट मदर मिल सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेटेड है। बट आप सरोगेट मदर जो मिलेगी, यू कांट फाइनेंशियली पे देम, दे हैव टू डू इट अल्ट्रुइस्टिकली, कि वो अपने आप अपने विलिंगलेस विदाउट एनी फाइनेंशियल मोटिव हेल्प करने आए। तो ये लॉ है। But why anyone will come to help you just taking all Because the pain? पहले दिस वाज कमर्शियली डूएबल, पहले कमर्शियली ओके था कि किसी सरोगेट मदर को एन एक्स अमाउंट, 10 लाख 5 लाख कुड बी गिवन एनीथिंग, बट द गवर्नमेंट हैज नाउ कंप्लीटली क्लैम्प डाउन कि आपके पास, पहले बीच में बोला था कोई रिलेटिव होगा, बट वो रिलेटिव वाला क्लॉज हट गया है। तो एनी वुमेन हु यू नोन टू, कुड बी आपके कोई दूर के बहुत रिश्तेदार हो या उनके घर में कोई हेल्प हो जो आपको देखते आई है कि 10 साल से, जैसे हमारे आपने कहा कि देयर आर हाउस स्टाफ होता है, हेल्प्स होते हैं, एंड दे हैव सीन कि आपकी आगे नहीं कि भैया 10 साल से आप ट्राई कर रहे हो, 5 साल से ट्राई कर रहे हो, बट हो नहीं रहा है, तो दे कम आउट एंड हेल्प उनको। यू कैन नॉट फाइनेंशियली कॉम्पनसेट देम कि भाई आप इतने पैसे लीजिए इसको करने के लिए, यू कैन, बट 9 मंथ्स में आपको देखभाल उनकी आपको ही करनी है। उसके लिए जो कॉम्पनसेशन, उनके कपड़े, खाने पीने, टेस्ट एंड एवरीथिंग, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो गवर्नमेंट ने रूल्स हाँ जी, बनाए हाँ हैं, जी। राइट? बट इज इट एक्चुअली दैट इज हाउ बहुत इट लोग होते हैं, हैपेंस? देखिए, बिकॉज वही वाली बात है कि सरोगेसी इतनी मेन स्ट्रीम नहीं है कि हर एक को जरूरत है, और अगर जिसको जरूरत होती है तो ऐसा नहीं है कि सरोगेट मदर आप आज बोलोगे आज कोई सी भी रैंडम लड़की तैयार हो जाएगी। आप अगर जब ढूंढना शुरू करोगे, इट्स लाइक कोई घर ढूंढता है तो अवेलेबल तो लाखों जगह हैं। मेन क्वेश्चन तो वही ना, हाउ टू फाइंड? आप पूछेंगे, बात करेंगे, कोई ना कोई फिर अपने आप रिलेटिव से बात करेंगे, उन्होंने किसी को मिला होगा। इट्स अ वही वर्ड ऑफ माउथ इफेक्ट कि भाई कोई है जो हमारे लिए करना चाहेगा, ऐसा है, ये पीड़ा है हमारी। इज देयर एनी डार्क साइड ऑब्वियसली आल्सो ऑफ होती इट? है, देखिए हर इंडस्ट्री की होती है, इट्स नेवर इनफ कि, आई बिलीव ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होगी जहाँ पे स्क्रूपलेस प्लेयर्स नहीं होंगे, रॉन्ग प्लेयर्स नहीं होंगे, गलत एक्टिविटीज नहीं होती होगी। एंड सिमिलरली आईवीएफ इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट सिमिलर मैनर के अंदर, बहुत लोग गलत काम भी करेंगे, गलत काम करेंगे तो पकड़े भी जाएंगे। एंड अभी हैदराबाद में बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया था सिमिलरली सरोगेसी का, बिकॉज वो ये कर रहे थे, अंडर द टेबल कर रहे थे, पे कर रहे थे सरोगेट मदर्स को, मतलब कमर्शियल अरेंजमेंट बना रखा था। अब स्कैम 2 साल से चल रहा था, 4 साल से चल रहा था, 5 साल से, लंबे टाइम से चल रहा था। एज नीडलेस टू से मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व, गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व होंगे। सो नेगेटिव की बात करें तो हर इंडस्ट्री के अंदर लोग होते हैं। आप कोई सी भी ऐसी इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, जिसकी भी बात करेंगे, सब में कुछ लोग गलत कर रहे होंगे, एंड वी आर इंडस्ट्री इज नॉट एक्सेप्शनल टू दैट फैक्ट। वैसे भी इंडिया में आईवीएफ को लेके बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं है अभी। नहीं, आप बहुत बिल्कुल है, वी आर गवर्न बाय वेरी स्ट्रिक्ट एआरटी लॉ। हमारा, आप अगर मैं हेल्थ केयर एक्ट की बात करूं, मतलब अगर एक हेल्थ केयर एक्ट है और उसके बाद अगर कुछ बाकी लॉज आए होंगे तो आईवीएफ में ही आते हैं। पीएनडीटी एक्ट आती है, आईवीएफ के लिए एआरटी लॉ आ गया है। तो आपको कोई ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट के लिए कोई लॉ नहीं मिलेगा, ऑर्थोपेडिक्स के लिए कोई लॉ नहीं मिलेगा, न्यूरोलॉजिस्ट के लिए कोई लॉ नहीं मिलेगा, बट एआरटी के लिए है। तो ये आई वुड लाइक टू करेक्ट यू ओवर देयर कि आर इंडस्ट्री इज वेरी वेल रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड बाय लॉ। सो एग्जैक्टली एग फ्रीजिंग क्या है, और क्या ये एक एम्पावरमेंट है या फियर बेस्ड बिजनेस प्लान है? फियर बेस्ड तो कभी भी नहीं बोला जाना चाहिए इसे, बिकॉज एन एम्पावरमेंट ऑल्सो, मतलब आई वुड नॉट से कि एम्पावरमेंट बोल लो या फियर बोल लो। आज अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, जैसे मैंने बोला, इट्स मोर अबाउट अवेयरनेस। आई एम टेलिंग यू कि 35 के बाद आपकी फर्टिलिटी बहुत डिक्लाइन पे जा रही है, एंड एट 32
or 33 or even at 35 only, you haven't found the right partner, मैरिज का कोई संभावना नहीं है, या मैरिज कर ली है बट यू आर वेरी क्लियर अभी आई एम नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट 4 years, मल्टीपल चीजें हो सकती है ना। आज एज अ वुमेन इफ यू आर वेरी क्लियर कि भाई ना ये है ना वो है ना ये है, मेरे अभी बच्चे करने की संभावना नेक्स्ट 4-5 years तक मुझे नहीं दिखाई दे रही, व्हाट ऑप्शन डू आई हैव? डू आई प्ले विद साइंस और गॉड कि भाई 40 साल में देखा जाएगा अपने आप करें या ना करें, या एग फ्रीज करा के एक फर्टिलिटी प्रिजर्व कर लूं सो दैट आई हैव अ चॉइस एट 38 40 42 कि चलो अब मैं आईवीएफ ट्राई करूंगी या कुछ करूंगी। सो द क्वेश्चन इज नाउ दैट टू यू कि व्हेन इट्स एन इन्फॉर्म्ड चॉइस कि ये एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, चॉइस आप लीजिए। इसको मैं फेयर बोल दूं कि नहीं भाई कराओ कराओ नहीं कराओ, मत करिए। आप आपको क्लियर होना चाहिए ना कि मुझे मैं यार 40 में नेचुरली ट्राई करूंगी, तब आईवीएफ हो गया नहीं है तो मैं एक दोनों यूज करने के लिए रेडी हूँ, नहीं होगा तो ये है। पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करूं, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, तो कोई जिसको नहीं पता होगी उसके लिए डर हो जाएगा या मार्केटिंग हो जाएगी। बट आज मैं बता रहा हूँ जैसे अगर ये क्लैरिटी है, सोशली मैं बोलूं तो सेलिब्रिटीज के पास ये क्लैरिटी है, बिकॉज उनके लिए आज अर्जेंसी नहीं है, उनके लिए उनका करियर, तो मैं नाम भी लूंगा उनका बिकॉज दे कम आउट इन दी ओपन। रिया चक्रवर्ती, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, इन सब लोगों ने एग फ्रीज करा लिए थे बिकॉज दे वर क्लियर इन देयर माइंड कि आई एट दिस पीक जंक्चर आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी टू गेट प्रेग्नेंट एंड अभी आई हैव टू फोकस समवेयर एल्स, सो पोस्ट दैट। एंड मल्टीपल और है, हमने तो एक्चुअली कम से कम मोर देन 100 वुमेन के लिए आज एग फ्रीज कर रखे हैं। So my question again comes to them is, if you're clear, then please freeze your eggs so that you have this option at a later point of age कि yes, you can have your pregnancy. How much costlier it is? It is lesser than an IVF cycle because the process is same. 75 to 80% the process is same. एग निकालने तक का प्रोसेस सेम है, बस अब उसको जैसे हम कहते हैं ना लैब के अंदर स्पर्म से मिलाना, वहां तक नहीं जाते एग्स निकालने के लिए, जिसका मतलब विमेन की टेस्टिंग, विमेन को इंजेक्शन, विमेन को ओटी में जाके एनेस्थीसिया देके एग्स निकालना, तो ये 70% तक का प्रोसेस जो हमने कर लिया, तो इसलिए इट्स चीपर देन एन आईवीएफ प्रोसेस। बट इसके अंदर स्टोरेज कॉस्ट आती है कि अब हम आपके अंडे 10 साल 15 साल 20 साल तक, अगर तब तक तो जरूरत नहीं पड़ती, बट 3 4 5 साल तक यूज करना चाहें वी कैन eventually freeze that. If anybody wants to come into this profession, Yeah. right, so what is the process? चाहे डॉक्टर हो या नॉन डॉक्टर हो, तो एंट्री प्रोसेस क्या है एंड व्हाट इज द जॉब सिक्योरिटी? देखिए आईवीएफ इंडस्ट्री के अंदर इफ यू आर एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट या आप ओनर की तरह अगर मैं बात करूं, तो टेक्निकली इट्स अ हेल्थ केयर ड्रिवन एंड स्पेशलाइज्ड प्रोसेस, बहुत स्पेशलाइज्ड वर्क है। कहना आसान है कि आप बच्चा जो बॉडी के अंदर बनता है आप बाहर बना रहे हो, बट बायोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, गेमीट्स हैं, क्रोमोसोमल लेवल पे हम काम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस। तो करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें जाए, आवर पैराफिनिलिया, चाहे नर्सेज हो, एम्ब्रोलॉजिस्ट हो, ओटी टेक्नीशियंस हो, एक क्लिनिक के अंदर देर आर 50 कैन बी 50 अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व, बट द ओनर हैज टू बी एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट 95% ऑफ द टाइम। देर आर कॉर्पोरेट पीपल विच हैव कम इन, बट आई ऑलवेज से कि आज अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट है तो ये गायनेकोलॉजिस्ट ही फिर एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट बनता है जाके, तो इट बिकम्स अ वेरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कि 95% of IVF specialists would be gynecologists और owners. नॉन आईवीएफ स्पेशलिस्ट या नॉन मेडिकल्स अगर हैं जो वो बनना चाहते हैं, दे इवेंचुअली हैव टू रिलाई ऑन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, वो तो आपका की कंपोनेंट होंगे ही होंगे, डॉक्टर तो होने का होना ही पड़ेगा। एंड इट बिकम्स अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंट कि एक हेल्थ केयर सेटअप, एक हॉस्पिटल की बात करा जाए जहाँ पे इंश्योरेंस आती है, टीपीएस आ जाते हैं, पैरामीटराइज हो जाता है, वहाँ पे डॉक्टर का थोड़ा सा रोल कम है कंपेयर टू एक हेल्थ केयर सेटअप, वेरएज किसी भी स्पेशलाइज काम के अंदर जहाँ स्टैंड अलोन काम है, स्टैंड अलोन आईवीएफ सेंटर है, स्टैंड अलोन डर्मा की क्लिनिक है, स्टैंड अलोन कैंसर सेंटर है, तो यहाँ पे आपका डॉक्टर का वर्क बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो फॉर करियर बेसिस पे बोला जाए तो अगर हेल्थ केयर का करियर डॉक्टर बनना है नहीं बनना, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं देन आईवीएफ कम्स फॉर योर एज एन ऑप्शन, बट अदरवाइज नॉन मेडिकल्स के लिए इट्स नॉट वेरी लुक्रेटिव बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी डॉक्टर पे काफ़ी रहेगी। ओके, सो यू आर एन आईवीएफ एंटरप्रेन्योर, बट स्टिल इस इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा ट्रुथ है
जो पर्सनली आपको डिस्टर्ब करता है? बाय पर्सनल ट्रुथ जैसे मैंने बोला वुड बी दी 100% गारंटी कि बच्चा हो जाएगा। किसी का भी सक्सेस रेट 100% होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है विद इन द फर्स्ट ट्राई। मैथमेटिकली इज पॉसिबल बट 100% गारंटी दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू ही नो कि शायद 3 साइकिल लगे, शायद 5 साइकिल लगे या फर्स्ट साइकिल हो जाए। तो दैट इज वन थिंग विच वी आर वेरी अगेंस्ट कि भाई आप गारंटी फर्स्ट साइकिल में ना बोलिए, आप बोलिए कि हम मैथमेटिक्स के साथ प्रोबेबिलिटी के साथ सक्सेस दे सकते हैं आपको, बट फर्स्ट टाइम गारंटी नहीं कर सकते हैं। All right. So I feel most of the questions, most of the misconceptions और myths आपके क्लियर हुए होंगे इस एपिसोड के बाद। If you feel कि कोई और क्वेश्चन है which you want me to ask in the next episodes, definitely please do write them in the comment section. और अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड नेक्स्ट एपिसोड हम लोग शूट करें, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe because we are going to give 50% of the monetization amount to the aspiring entrepreneurs, the students who want to go for the higher educations, and the people who are tied up in their personal financial loops. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सोनिया फॉर हैविंग मी।